हेलो हेलो बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का गाला पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को मार्वेल के सॉल्यूशंस करवा दिए हैं, साथ साथ में गाला के साइंस के सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। उन सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें मैच द फॉलोइंग सबसे पहले पूछा है। एंट्रेंस ऑफ अ टेम्पल, उसको कहा जाता है गोपुरम, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन एफ। फिर पूछा है तानारीरी फेस्टिवल, वो होता है वडनगर में, हम टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए। फिर है वन हॉर्न्ड राइनो, ठीक है, राइनोस जो है वो आसाम और सुंदरबंस के जंगल में दिखाई देते हैं, जो हमें गिवन है ऑप्शन डी, तो वो हम टिक कर देंगे। फिर है विंड फार्म, विंड फार्म जो है वो लांबा में दिखाई देते हैं, जो हमें गिवन है ऑप्शन ई में, तो हम वो टिक करेंगे। और लास्ट में है फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 1972 में, तो उसके लिए हम बी टिक कर देंगे। अब है ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में पूछा है द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियंस वाज तेलुगु। द्रविडियंस जो है वो तेलुगु में नहीं लेकिन तमिल में बात करते थे, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। फिर पूछा है सारनाथ स्तूपा इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर, ये तो सबको पता ही है, दैट मीन्स ये बन जाएगा ट्रू। फिर है एवरी ईयर 15th January is observed as World Consumer Rights Day in the world, that is false। ठीक है, ये 15 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। फिर है 1975 was celebrated as Women's Empowerment Year, ये भी फॉल्स है क्योंकि उस टाइम पे उसको मनाया नहीं गया था। और 10th में पूछा है इंडिया इज अ कम्युनिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री। इंडिया कम्युनिस्ट नहीं है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर, तो इसलिए हम यहाँ पे भी लिख देंगे फॉल्स। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। 11th में पूछा है सालार जंग म्यूजियम इज इन, ये जो सालार जंग म्यूजियम है वो कहाँ पे है, तो इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे सबसे पहले हैदराबाद। अब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड सम इंपॉर्टेंट डैश प्लेसेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स, तो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको कहा है नेशनल मॉन्यूमेंट्स, तो हम हिस्टोरिकल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे टिक करें। फिर है इन 1882 द ईस्टर्न डैश कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश, तो यमुना कैनाल बनाई गई थी उत्तर प्रदेश से, तो हम यहाँ पे यमुना टिक करेंगे। फिर पूछा है डैश आर मेन मीडिया फॉर इरिगेशन इन इंडिया, इंडिया में इरिगेशन किसके थ्रू ज्यादातर होता है, तो वेल्स एंड ट्यूब वेल्स के थ्रू होता है, तो हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट है द नेशनल हाईवे नंबर डैश इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो वो है 44 नंबर का, तो हम वो टिक कर देंगे। अब पूछा है हु हैड एड्रेस्ड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट शिकागो, चैप्टर नंबर 7 में से ये पूछा है, इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी। अब है ऑन विच रिवर इज द ग्रैंड एनीकट कंस्ट्रक्टेड, ग्रैंड एनीकट जो एक ग्रैंड डैम है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो कावेरी रिवर के ऊपर हुआ है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। फिर हमें पूछा है कनेक्ट द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स अलोंग विद द बेनिफिशियरी स्टेट एंड सिलेक्ट अ करेक्ट ऑर्डर, तो आपको पता ही है कि नर्मदा जो वैली है वो गुजरात में पड़ती है, फोर्थ वाला, तो उसके लिए सी वाला आना चाहिए, तो जहां पे भी फोर्थ में सी है वो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर अर्निंग इनकम एंड स्पेंडिंग, दैट इज एक्सपेंडिचर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज, जब हम इनकम को अर्न करते हैं और या तो स्पेंड करते हैं जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं, तो उस टाइप की एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी इन द डेवलपिंग कंट्रीज,
डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यूल टाइप की इकोनॉमी देखी जाती है, या ना इधर मार्केट सिस्टम, मतलब कि मार्केट सिस्टम का भी थोड़ा पार्ट होता है और सोशलिस्ट सिस्टम का भी थोड़ा पार्ट होता है। अब पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स रोड्स इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री, तो वो करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बॉर्डर एरियाज के रोड्स है उसको वो कंस्ट्रक्ट कर। फिर पूछा है विच कंपनी प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ओएनजीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है पवन हंस, ये भी आप लोगों को याद रखना। विच इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड को कहा जाता है नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट में है प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पिन टू जाइजेंटिक मशीन्स इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर, तो ये सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में होता है, यानी कि आप इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हो। वहां पे हम छोटे से छोटी पिन से लेके बड़े से बड़े मशीन तक बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। 25th में पूछा है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट पीपल बिलोंगिंग टू द द्रविडियन रेस, यानी कि हमें द्रविडियंस लोगों के बारे में लिखना है। तो द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु वैली में लोगों ने जब बसना स्टार्ट किया था, अपने घर बनाना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले वो द्रविडियंस वहां पे आए थे। साथ साथ में मतलब कि जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन थी वो मोहनजोदड़ो में स्टार्ट हुई थी, एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन आर कल्चर। The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they only called as Dravidians. ये जो ट्राइब्स थी जो नॉर्थ से आई थी उन्होंने अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करके रखा और उन्होंने अपने आप को द्रविडियंस कहा। द्रविडियंस ने सबसे पहले मदर को एज अ गॉडेस कहना स्टार्ट किया एंड फादर को एज अ गॉड कहना स्टार्ट किया। So the thought of Parvati and Shiva as mother and father developed. उन्हीं से ही हमने पार्वती जी को मदर और शिव जी को फादर कहना स्टार्ट किया। साथ साथ में नेचर को जब हम वर्शिप करते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, उन सब की हम वर्शिप करते हैं, वो भी एक गिफ्ट है द्रविडियंस की। अब पूछा है एलाबरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। इंडिया के नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीजें आती, तो माउंटेन्स आते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशियन, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स, लैंडस्केप्स, बहुत सारे मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेशन, बहुत सारी चीजें नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड होती है। फिर पूछा है द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन कनेक्टेड विद द ट्री एंड द फॉरेस्ट सिंस द बिगिनिंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो फॉरेस्ट और ट्रीज के साथ शुरू से जुड़ी हुई है, कैसे कनेक्टेड है वो हमें बताना। तो हमें सबसे पहले पता है कि हमको जो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें मिलता है। ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और फूड बनाते हैं, उस फूड को ग्लूकोज भी कहा जाता है। साथ साथ में वो जो फूड है उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हमें मिलता है। साथ साथ में क्या करता है फॉरेस्ट, हमारे लिए रेनफॉल भी लेके आता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमें फूड और ऑक्सीजन दोनों नहीं मिलेंगे। फिर पूछा है नेम द मेटल आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिसंस ऑफ द लोथल। लोथल में जो भी आर्टिसंस थे वो कौन से मेटल की आइटम्स बनाते थे, तो वो शिकल्स बनाते थे, ड्रिल्स बनाते थे, कर्व्ड सॉज बनाते थे, नीडल्स बनाते थे, ये सब कुछ कॉपर और ब्रॉन्ज का वो लोग बनाते थे। साथ साथ में उन्होंने यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स भी बनाए थे। अब एलिफेंटा केव्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है। तो एलिफेंटा केव्स जो है वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर। वहां पे टोटल 7 केव्स है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्यूमेंट है, एलिफेंट जैसा दिखाई देता है,
ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टोन का मॉन्यूमेंट बना हुआ है। और पोर्टुगीज ने जब इसको देखा, जब पोर्टुगीज इंडिया में आ रहे थे, तो उन्होंने ये देखकर उस पर्टिकुलर केव्स को कह दिया एलिफेंटा केव्स, बिकॉज वो एलिफेंट जैसा दिखाई। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि त्रिमूर्ति टेम्पल आपको दिखाई देता है केव नंबर 1 में। त्रिमूर्ति का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जो 3 गॉड है उनका टेम्पल केव नंबर 1 में हमें दिखाई देता है। साथ साथ में लोकल फिशरमैन जो है वो उसको धारापुरी कहते हैं। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए खास करके ये याद रखना कौन सी की उसको धारापुरी कहते हैं, दैट इज एलिफेंटा। साथ साथ में यूनेस्को ने भी इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था इन द ईयर 1987 एडी। अब पूछा है हाउ डू पीपल स्पॉइल और डैमेज आवर हेरिटेज, हम हमारे हेरिटेज को कैसे खराब कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वॉल्स के ऊपर वो लोग स्क्रैचिंग करते हैं, मतलब कि वॉल्स को बिगाड़ देते हैं। वो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उस हिस्टोरिकल साइट को रिस्पेक्ट नहीं, साथ साथ में वो लेटर को थ्रो करते हैं। ठीक है, साथ साथ में कई बार देखा जाता है कि लोग जो है वो वहां पे रॉबरी करते हैं, यानी कि जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स म्यूजियम्स के अंदर रखे जाते हैं उसकी चोरी कर लेते हैं विदाउट नोइंग इट। साथ साथ में पॉलिटिकल और एथनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। पॉल्यूशन की वजह से भी जो है हमारा हेरिटेज खराब होता जा रहा है, जैसे कि ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो कलर का होता जा रहा है, बिकॉज मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है जो उसके पास में है, जिसकी वजह से ताजमहल जो है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये सारे रीजंस है, इसकी वजह से हेरिटेज खराब होता है। अब नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, तो नेशनल पार्क्स एक ऐसे एरिया होते हैं जहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन पब्लिक रिक्रिएशन, मतलब कि पब्लिक भी वहां पे घूम सकती है, उस तरीके से बनाया जाता है, और वहां पे एंजॉयमेंट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इन नेशनल पार्क लैंडस्केप्स एंड इट्स फ्लोरा एंड फौना आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल स्टेट। नेशनल पार्क के अंदर जो लैंडस्केप्स होते हैं, फ्लोरा एंड फौना का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों अपने नेचुरल स्टेट में दिखाई देते हैं, मतलब कि एनिमल्स फ्रीली वहां पे घूम सकते हैं और ट्रीज आप वहां पे वेरियस टाइप के देख सकते हैं। अब पूछा है व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी टुडे, क्यों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूसेज बढ़ता जा रहा है। तो हमें पता है कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि आज जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, केरोसिन यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ एक दिन पे आके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिकॉज उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज की जरूरत है। जब पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे व्हीकल्स चलाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, या तो वाटर का यूज करके चला सकते हैं। तो उन सबको कहा जाता है अल्टरनेट रिसोर्सेज, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें अब विंड एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बायोगैस हो गया जिसको हम कुकिंग गैस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी ऐसी एनर्जी है जो इनएग्जॉस्टिबल है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब पूछा है क्लासिफाई द मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स कैसे होते हैं। तो पहले जब हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं तो 2 टाइप के मिलते हैं, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि मेटल जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देता है, और नॉन मेटालिक मिनरल्स में बिल्कुल भी मेटल नहीं होता। मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं, तो आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। ठीक है, ये ऐसे मेटालिक मिनरल्स है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स जो इंसुलेटर्स होते हैं, जिसमें कोल्स, डोलोमाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट, ग्रेनाइट, ये सारी चीजें। आगे पूछा है ड्यूरिंग अ विजिट टू वेस्ट बंगाल इट वाज नोटिस दैट पीपल एक्सटेंसिवली यूज
ज्यूट डोरमेट्स, रोप्स एंड गनी बैग्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर। ऐसा कहा है कि बंगाल के अंदर जो लोग हैं वो ज्यूट के बने हुए डोरमेट्स जो है, रोप्स जो है और गनी बैग्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पे जूट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहां पे ग्रो होता है, इसलिए उसका रेट जो है वो चीप है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, इसलिए लोग जो है वो वहां पे वो सब चीजें यूज करते हैं। अब पूछा है विच रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती है एज अ रॉ मटेरियल। तो जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी शेल्स, फिर स्टील प्लांट से निकला हुआ स्लैग, फर्टिलाइजर से निकला हुआ स्लैग, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, ये सारी की सारी चीजों का यूज करके हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब आगे पूछा है अंडर डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। जो 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट बनाती है उसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले पीपल हैं उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट पेपर में भी बता दिया था कि एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया है जो देखभाल करता है कि उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, कहीं पे उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनको इंसाफ दिलाना। तो एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया है जो उनके लिए जो है अलग अलग प्रोविजंस बनाता है, अलग अलग कानून बनाता है, सो दैट उनके साथ नाइंसाफी ना हो। अब है सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से क्या होता है? तो टेररिज्म से पहले जो नेशन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब कि लोगों की एकजुटता खत्म हो जाती है। टेररिज्म की वजह से एक फियर का माहौल बनता है कंट्री के अंदर, सस्पिशन, मतलब कि लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, रॉबरी बढ़ जाती है, वायलेंस बढ़ जाता है, और ये सारे एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करता है। एजुकेशन वहां पे बहुत ज़्यादा सफ़र करता है बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस सब कुछ बंद हो जाता है। लोगों के बीच में जो फेथ और फीलिंग है ब्रदरहुड की वो भी खत्म हो जाती है। साथ साथ में कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, लोग जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं, सोशल अरेंजमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हर जगह केओस एंड अनरेस्ट यानी कि गर्मा गर्मी हो जाती है। साथ साथ में लोग जो है वो सोशल फंक्शंस जैसे कि मैरिजेस हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, या कोई भी टाइप का फेस्टिवल है वो अच्छे से एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते। साथ साथ में जो इंटर रिलेशन है लोगों के वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से सेक्शन बी फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि हमें धौलावीरा के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी। तो धौलावीरा जो है वो एक बहुत ही बड़ी सिस्टमेटिक एशियंट टाउन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन से 2 किलोमीटर अवे, ठीक है। हैज बीन फाउंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धौलावीरा विलेज। धौलावीरा विलेज से हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है 2 किलोमीटर दूर, जो खादिर बेट है। खादिर बेट एक जगह है, कहाँ पे जगह है? तो भचाऊ डिस्ट्रिक्ट में है, जो 140 किलोमीटर अवे है भुज से। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो गुजरात का है, उन्होंने बहुत सारे रूइंस मतलब कि जो चीजें बची हुई है, जो जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पहले बिल्डिंग्स हुआ करती थी, हाउसेस हुआ करते थे, अब उसका थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, उस चीज को कहा जाता है रूइंस। उसका सर्वे किया। इसका सर्वे स्टार्ट होता है 1990 वाले ईयर में, और उन किसके गाइडेंस में होता है? तो नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने इनके अंडरटेकिंग में, इनके गाइडेंस में जो है ये सर्वे स्टार्ट होता है। Remains at Dholavira palaces and main walls of towns were painted with white color। जो वहां के पैलेसेस थे, जो बड़ी बड़ी टाउन की दीवारें हुआ करती थी, वो सब कुछ व्हाइट कलर से पेंट की जाती थी।
सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। ये जो पूरा धौलावीरा में शहर बना हुआ था, ठीक है, उस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है वो बहुत बड़ी वॉल्स बनाई गई थी, क्योंकि वो वॉल्स को ब्रेक करके अंदर आना पॉसिबल नहीं था किसी के लिए। अब लोथल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, या सॉरी था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो लोथल जो है वो धौलका तालुका में आता है, जो गल्फ ऑफ खंभात से 18 किलोमीटर से दूर है। A huge dockyard was constructed, facilities like ships in the time of high tides and at the lower eastern part of the town। बहुत बड़ा डॉकयार्ड वहां पे बनाया गया था और शिप्स आती थी फॉर कैरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। सच डॉकयार्ड वेयर हाउसेस प्रूव दैट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूज्ड टू टेक प्लेस इन। इतना बड़ा डॉकयार्ड वहां पे बना था और वेयर हाउसेस थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती। इस समय ये पता चलता है कि वो गुजरात का बहुत ही बड़ा रिच और प्रॉस्परस पोर्ट हुआ करता। अब हमें पूछा है कि कितने वेद्स होते हैं, कौन कौन से हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो टोटल 4 टाइप के वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है उसको मोस्ट एंशिएंट बुक कहा जाता है इंडियन लिटरेचर का। इसके अंदर 1028 वर्सेस है। इस पूरे बुक को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे प्रेयर्स है गॉड के लिए, ठीक है। यज्ञ के टाइम पे ये वर्सेस को यूज किया जाता है। गॉडेस ऑफ डॉन, जिसको उषा कहा जाता है, उसको भी वर्शिप करने के लिए यहाँ पे वर्सेस लिखे गए हैं। This work describes political, social and religious matters of Aryans who were residing in the region of सप्त सिंधु। जो आर्यंस कम्युनिटी हुआ करती थी, जो सप्त सिंधु में रहती थी, उनके रिलीजियस मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स एंड सोशल मैटर्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए। अब सामवेद जो है उसका मेन काम होता था म्यूजिक को डिस्क्राइब करना, ठीक है। यहाँ पे वर्सेस भी लिखे जाते थे और इसको कहा जाता था गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखें। यजुर्वेद जो है इसको वेद ऑफ यज्ञज कहा जाता है। यहाँ पे प्रोज भी है, वर्सेस भी है, मतलब कि यहाँ पे आपको श्लोक्स भी दिखाई देते हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में लिटरेचर भी दिखाई देता है। साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे हिम्स लिखे गए हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के टाइम पे ये जो हिम्स है वो रिसाइट यानी कि यूज किए जाते हैं। और साथ साथ में अथर्ववेद भी बहुत सारे रिचुअल्स और संस्कार को डिस्क्राइब करता है। अब पूछा है सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है और हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमें सॉइल को इरोजन होने से बचाना है और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। जब सॉइल के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो सॉइल का इरोजन हो जाता है, सॉइल खराब हो जाती है, तो हमें उसको बचाना है, सॉइल इरोजन को स्टॉप करना है। हम कैसे कर सकते हैं? तो प्लांट ट्रीज इन रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। हमें पता है कि माउंटेन से और रिवर्स के जो गॉर्जेस है यानी कि जो खड्डे होते हैं वहां से सॉइल इजीली चली जाती है। तो अगर वहां पे प्लांट या ट्रीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड कर पाएंगे और सॉइल इरोजन नहीं हो। हमें जो रिवर में फ्लड आता है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके फ्लो को डाइवर्ट कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, हमें डेजर्ट वाले रीजन में खास करके बहुत सारे ट्रीज को ग्रो करने चाहिए सो दैट डेजर्ट जो है वो बढ़ता ना जाए। साथ साथ में हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग, ऐसे जो डिफरेंट मेथड्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। साथ साथ में ह्यूमस का कंटेंट ऐड करना चाहिए सॉइल के अंदर सो दैट उसकी जो फर्टिलिटी जा चुकी थी वो रीगेन हो। फिर जो पेस्चरिंग होता है जिसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है, वो पेस्चरिंग भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर पूछा है हमें डिफरेंट टर्म्स, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड रेयर रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? ऐसे रिसोर्सेज
जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, जो हमें करोड़ों सालों तक मिलने ही वाले हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले, वो रिन्यू होते रहेंगे, ऐसे रिसोर्सेस को हम रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। फिर पूछा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इनको कहा जाता है कि ये लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे नहीं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और कुछ होते हैं रेयर रिसोर्सेस, जो बहुत ही स्मॉल नंबर में अवेलेबल है, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेस को हम कहते हैं रेयर रिसोर्सेस। अब पूछा है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं प्राइवेटाइजेशन में। तो पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हुआ करती थी, अब प्राइवेट कंपनीज जो है वो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादातर दिखाई देती है। साथ साथ में कैपिटल इंटेंसिव बढ़ता गया है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। साथ साथ में जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हुई है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनको जॉब्स मिलती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो इकोनॉमिक पावर हैज डिसेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ विच एविल मोनोपोली हैज इन। इससे क्या हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो मोनोपोली लेके आती है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो चार्जर कभी नहीं देती अपने मोबाइल फोन के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी एक मोनोपोली हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कंपनीज की मोनोपोली बढ़ती रही। कॉटेज इंडस्ट्री उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई प्राइवेटाइजेशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज जो है उसको बेनिफिट मिला प्राइवेटाइजेशन की वजह। और साथ साथ में प्राइवेट कंपनीज जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका प्राइस हमेशा हाई होता है, तो प्राइस राइज की जो प्रॉब्लम है वो भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से देखने को मिलती है। अब पूछा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या रोल होता है प्राइस राइज को कंट्रोल करने में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शॉर्ट में पीडीएसबी कहा जाता है। ये एक्चुअल में फेयर प्राइस शॉप्स जो है, जिसको एफपीएस कहा जाता है, वहां पे लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि वीट है, राइस है, शुगर है, ऐसी कमोडिटीज लोगों को, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं और जिनका इनकम बहुत ही कम है, उनको बहुत ही कम प्राइस पे ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की जाती है। आज की डेट में हमारे पूरे कंट्री में 4.92 लाख एफपीएस दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्राइसेस लोग, हाँ, रेगुलर मार्केट प्राइस से कम होता है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो हम लोगों ने खरीदा है वीट और राइस, उसका प्राइस बहुत ही कम होता है। साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर शॉप्स है वो लोगों को हेल्प करती है लेस प्राइस पे सारी चीजें उनको मिल जाए, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीजें होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, लोगों इससे प्राइस राइज कंट्रोल हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी। अब प्राइस राइज इज बेनिफिशियल टू एज वेल एज हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। प्राइस राइज से बेनिफिट भी होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का और कई बार रुक भी जाता है, तो हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। पहले हम देखते हैं कि प्राइस राइज से क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो प्राइस राइज कैन बी बेनिफिशियल टू इकोनॉमी व्हेन इट इज मॉडरेट एंड देयर इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब बहुत ज्यादा प्राइस राइज नहीं होता, मॉडरेट अमाउंट में होता है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है मार्केट के अंदर और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। The price rise will end up giving momentum to industrialization that will then serve as an engine for economic development. जब स्मॉल अमाउंट में प्राइस राइज होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वो और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है, उसकी वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, लोग उसे खरीदते हैं और वो इंजन की तरह वर्क करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो चुका है
तो उसको कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब बहुत ज्यादा प्राइस राइज की वजह से क्या हो जाएगा, जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लोग जो है वो ज्यादातर चीजें खरीदना पसंद नहीं करेंगे। लोग अगर खरीदेंगे नहीं तो उनका परचेजिंग पावर ऑब्वियसली कम हो चुका है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स मॉडरेट अमाउंट में प्राइस राइज बेनिफिशियल है, हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो वो बेनिफिशियल नहीं है। अब पूछा है व्हाट आर द वेज इन विच वीमेन आर सेटिस्फाइड टू डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। वीमेन के ऊपर किस तरीके से अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, पूछा गया है। आप लोगों को याद हो तो ये पेपर नंबर 2 में भी पूछा गया था। हमारे कंट्री में कितना फीमेल टू मेल रेशियो है वो आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। वीमेन को ऐसा देखा जाता है कि वो घर के ही काम करेगी, कुकिंग करेगी, बच्चों को बड़ा करेगी, ठीक है। साथ साथ में वो फैमिली की देखभाल भी करने का जो पर्टिकुलर काम है वो उनको ही देखा जाता है। उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है क्लोथ्स में, गेम्स जो खेलती हैं वो, एजुकेशन में कई बार कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, फूड, हैंग आउट, एथिक्स, बिहेवियर। साथ साथ में वीमेन जो है पहले उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, पर्दा सिस्टम हुआ करता था, डाउरी सिस्टम हुआ करता था, लो लिटरेसी रेट हुआ करता, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे अगर कोई वर्किंग वीमेन है तो उनकी जो सैलरी है वो मेन के कंपैरिजन में बहुत कम दी जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ साथ में पार्लियामेंट के अंदर देखोगे तो 12.2% जितनी ही फीमेल मेंबर्स अभी दिखाई देती है। ये शायद पुराना डेटा हो सकता है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे जो अलग अलग फॉर्म के डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन डी जिसमें 4 मार्कर्स पूछे जाते हैं। 47 में पूछा है कि एक्सप्लेन केमिस्ट्री एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्चुअल में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कभी भी 4 मार्क्स में नहीं आता, बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, वो सिर्फ इतना ही पोर्शन दिया गया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको 2 मार्क्स के फॉर्म में याद रख लेंगे कि केमिस्ट्री को इसलिए एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो सीड्स है, अलग अलग मेटल्स हैं, उन सब का यूज किया जाता है। साथ साथ में मेडिसिन बनाने में भी केमिस्ट्री एज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस यूज कर। फिर हमें मेटलर्जी को एक्सप्लेन कर, सेम चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। मेटलर्जी का मतलब हुआ कि मेटल्स का यूज करना। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे प्रोग्रेस किए थे, मतलब कि बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था मेटलर्जी की फील्ड। उस टाइम पे बहुत सारे मेटालिक आइडल्स यानी कि मूर्तियां बनाई जाती थी। खास करके एक मेटालिक आइडल बनाया था फीमेल डांसर का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिला था। जब वहां पे एक्सकावेशन हुआ तब हमें वहां से एक फीमेल डांसर की आइडल मिली। साथ साथ में जो स्टैच्यूज है बुद्धा के, जो क्वेश्चन पीरियड के टाइम के थे, वो भी हमें तक्षशिला से मिले। अगर हम साउथर्न इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे जब चोला पीरियड यानी कि चोलाज रूल करते थे तो वहां पे भी बहुत सारे मेटल आइडल्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। ये जो नटराज की जो स्टैच्यू है वो वर्ल्ड फेमस है, आप लोगों को पता ही है। उसकी जो ओरिजिनल स्कल्पचर है वो हमें चेन्नई के म्यूजियम में देखने को मिलती है। साथ साथ में राम दी आर्चर, उनकी जो मेटल की आइडल है वो भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बर्ड्स, एनिमल्स, बीटल नट, क्रैकर्स, ये सारे के सारी स्टेच्यूज जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स इंडिया बहुत ही ज्यादा एडवांस था हिस्टोरिकल टाइम में भी इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। फिर हमें बताना है एक शॉर्ट नोट, ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर, कि हम कौन सी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में। बिकॉज हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रहती है, तो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया, जहां पे इंडियन फार्मर्स जो है वो अपनी फार्म प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सब कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू होता है, जैसे कि कॉटन है, चिलीज है, तिल है, ये सब कुछ अब चाइना की मार्केट में भी मिलता है।
साथ साथ में वेरियस फ्रूट्स जो पूरे वर्ल्ड के हैं, जो फ्रूट इंडिया में ग्रो नहीं होते वो भी इंडियन मार्केट में भी मिलते हैं। साथ साथ में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स जो है, जो पहले मल्टीनेशनल कंपनीज बेचा करती थी, वो अब इंडिया में अवेलेबल है। अब ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर में जो एडवांसमेंट हुआ उसकी वजह से कॉटन और मेज का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। हमें बहुत सारी कंपटीशन भी मिलती है ग्लोबल मार्केट से, तो उसके लिए हमें भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है डेवलप करते जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स भी इंटरनेशनल मार्केट में सेल होंगे। अब हम एक पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्रॉप है और उसके बारे में डिटेल में लिखना। याद हो तो सेम चीज हमने पेपर नंबर 2 में की थी। आपको ये क्रॉप देख के पता चल जाना चाहिए कि ये ग्राउंड नट है। ग्राउंड नट कब ग्रो होता है, कहाँ पे ग्रो होता है, कैसा टेम्परेचर चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, चाइना फर्स्ट रैंक पे आता है, गुजरात पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो मैन पावर है उसका वेस्टेज होता है। हमें पता है कि हमारे कंट्री जो है उसको यूथ कंट्री कहा जाता है, मतलब कि जो 18 ईयर्स से 35 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। दैट मीन्स अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो वो एक वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज वो एक वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास को हमेशा एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमिक लोड बढ़ता है, फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग ज्यादातर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करती है। साथ साथ में हमारे जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी लेस होने लगता है। कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको डिप्रेस्ड इकोनॉमी भी फिर कहा जाता है, बिकॉज लोग अगर काम करेंगे नहीं तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। साथ साथ में जो यूथ है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज जैसे कि चीटिंग है, थेफ्ट है, मर्डर है और टेररिज्म में इन्वॉल्व होने लगेगा। जब उसके पास कुछ काम नहीं होगा, पैसे कमाएगा नहीं, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी। फिर पूछा है मनरेगा के। मनरेगा का तो पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। यहाँ पे किसी भी वर्कर को एटलीस्ट 100 डेज का काम मिलना ही चाहिए। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्कर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट उसको 100 डेज का वर्क देगी ही। अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर पाती 100 डेज का वर्क, तो उसके अगेंस्ट में उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के वर्क दे सकती है, जैसे कि विलेज का डेवलपमेंट, पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, या तो लेबर का काम जो इंदिरा आवास योजना में, अलग अलग योजना का जो काम है, कैनाल्स बनाना, ट्री का प्लांटेशन करना, वो अलग अलग काम जो है इस एक्ट के थ्रू लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अब 53 में पूछा है विच राइट्स ऑफ चिल्ड्रन दैट इज जुवेनाइल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से जुवेनाइल राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, तो एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू लिव विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी चाइल्ड के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज और नेशनलिटी। अब चाइल्ड का प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, अपब्रिंगिंग होना चाहिए उसके पेरेंट्स के थ्रू। कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट्स से दूर नहीं हो सकता विदाउट एनी सॉलिड ग्राउंड। हर चाइल्ड को एजुकेशन कंपलसरी मिलना चाहिए, उसकी लाइफ जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, उसको अपना कल्चर और रिलीजियस पार्ट जो है वो खुद से डिसाइड करना चाहिए, उसके साथ कोई फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं करना है। साथ साथ में उसका प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान देना है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीजें इंक्लूड की गई। हमारा लास्ट क्वेश्चन मैप का आता है। फर्स्ट जो पूछा है वो है रीजन ऑफ रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो हमें उड़ीसा में दिखाई देती है, तो आप लोग ये याद रख लें। सेकेंड है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड।
ठीक है। फिर पूछा है आप लोगों को रीजन प्रोड्यूसिंग व्हीट, पता ही है आप लोगों को, पंजाब को व्हीट बाउल कहा जाता है। और फिर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो झारखंड की बहुत फेमस है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर कंक्लूड होता है। कोई भी डाउट है तब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम पेपर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।